हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारा जो स्ट्रीम चल रही है, हमारी जो सीरीज कंटिन्यूअसली अनविरत रूप से चल रही है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है किस तरीके से करंट का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, उसके बाद किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किसी कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं, उसके बाद हमने आपको बताया रेजिस्टेंस किस तरीके से पिक्चर में आता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। यानी कि आज इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चमत्कार आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हीरो यानी कि वोल्टेज की। वोल्टेज डिफरेंस किस तरीके से करंट के फ्लो होने का कारण बनता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय लगाए आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। दोस्तों, ओम ने क्या किया कि एक कंडक्टर अपने हाथ में लिया और उस कंडक्टर को जोड़कर उसे जोड़ा एक बैटरी से या सेल से। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल जो है वो कई सेल जुड़ के एक बैटरी का निर्माण करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज ए बैटरी। ठीक है, तो उसने एक सेल या बैटरी ली और उस कंडक्टर के अक्रॉस उसने वो बैटरी को या सेल को लगा दिया। ये हमने आपको दिखाया भी है कुछ इस तरीके से कि ये एक कंडक्टर उसने लिया और इसके अक्रॉस का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इसमें। अक्रॉस का मतलब है दो पॉइंट के बीच में उसने एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इस कंडक्टर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ओके, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया तो उसने देखा कि जो करंट फ्लो हो रही है किसकी वजह से? वोल्टेज की वजह से। दोस्तों, करंट फ्लो होती है ताकि वोल्टेज के डिफरेंस को जीरो किया जा सके। यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो वैसे भी डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल का हमेशा डिफरेंस होता है। तो यहाँ क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V है और नेगेटिव पोटेंशियल का टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो जीरो हमने माना हुआ है। तो V और जीरो का डिफरेंस हुआ V। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो है वो हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस लगा रखा है V, जिसकी वजह से यहाँ V से चलेंगे अपन तो यहाँ आते आते हमको जीरो होना है। तो इसको जीरो कौन करेगा? फ्लो ऑफ करंट। तो करंट जो है वो वोल्टेज के डिफरेंस को जीरो करने के लिए फ्लो होती है। तो एक बात तो ये हुई। उसके बाद उसने देखा कि V की वजह से I करंट आ गई और जब उसने V की वजह से I करंट आ गई, जब उसने वोल्टेज को डबल किया तो यहां उसने देखा कि जो करंट थी वो भी डबल हो गई। जब उसने वोल्टेज को और बढ़ाकर 3 गुना किया तो करंट भी 3 गुना हो गई। तो उसने देखा कि हर बार V अपॉन I या 2V अपॉन 2I या 3V अपॉन 3I का रेशो जो है वो V अपॉन I के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी कि V अपॉन I का रेशो जो है वो हमेशा क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। V अपॉन I का रेशो हमेशा क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। तो उसने नाम दिया इसे, इसी कांस्टेंट को उसने एक नाम दिया क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है,
रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस जो है वो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। रेजिस्टिविटी को शो करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको फिजिकल क्वांटिटी है, और नेचुरल प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, यानी कि फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो R जो है उसको यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसी को कहते हैं ओम्स का लॉ। यानी किस तरीके से डिफाइन होगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across that conductor। उस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो हो रही है वो उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है जो कि उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है। ये सीधा साधा उसका लॉ था। अब किसी ने बोला कि अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फिर तो ये लेंथ इंक्रीज हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है इन चीजों पे। तो उसने फिर कहा कि ऑल फिजिकल कंडीशन विल रिमेन सेम, रेजिस्टेंस को हमको कांस्टेंट करना है, तो वो जिन पैरामीटर पे डिपेंड करता है उनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी कि लेंथ और एरिया को हमको, एरिया भी कौन सा, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वायर का एरिया ये और ये। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है और लेंथ ये इस तरीके से लेंथ देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ विल रिमेन सेम व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट कंडक्टर विल रिमेन सेम। ओके, तो यहां से हमारा पूरा का पूरा लॉ किस तरीके से बना? कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशन सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर। केवल उसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होनी चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो रही थी। इसका अर्थ आपको अभी समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका, अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये किस तरीके से बन रहा है कि वोल्टेज और करंट का मैंने एक ग्राफ बनाया है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे करंट बढ़ती जा रही है, यानी कि जितना वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाया जाता है उतनी ही करंट बढ़ जाती है। और इन दोनों के रेशो को जो मेंटेन रखता है वो है इनका स्लोप, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ इससे पास हो रहा है तो c की वैल्यू 0 हो गई, y की जगह ये, r की जगह ये और i की जगह ये, तो ये बन गया आपका v इक्वल टू आई आर। ओके, तो इस तरीके की फॉर्म को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जेई में इस तरीके के फॉर्म्स से रिलेटेड, मैथमेटिकल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास में वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म चेंज करने के लिए हमको इसका वेक्टर फॉर्म देखना पड़ेगा कि किस किस वोल्टेज भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है। करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है करंट डेंसिटी। ठीक है, यानी कि करंट डेंसिटी क्या था आपका, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, दूसरी तरफ वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको ट्रांसफर करते हैं, डेल्टा वी को हम लिखेंगे ई, आई को लिखेंगे हम जे और आर को लिखेंगे हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस फॉर्म में जे की वैल्यू हो जाती है ई 1/रो। 1/रो का मतलब हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज मोबिलिटी।
ओके, मोबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। रेजिस्टिविटी रोकती है, मोबिलिटी चलाती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखें, कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ इसका लेना देना नहीं है। हालांकि ये वाला पॉइंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E=0। ओके, उसके बाद आता है हमारा एक नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क, जिसमें कि हमने ओम्स लॉ को आपको परिचय देने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस R1 R2 है, इनमें फ्लो होने वाली करंट I1 I2 है, और यहाँ पर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी कि R1 के अक्रॉस V1 है और R2 के अक्रॉस V2 है, और इस दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, जिससे इसमें करंट आएगी। अब दोस्तों बहुत ध्यान में रखने की बात यह है कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट देखो डिपेंड इससे करता है कि नेटवर्क बैटरी को कैसा दिख रहा है। करंट अल्टीमेटली निकालनी है बैटरी को, रेजिस्टेंस को तो केवल उसका यूज करना है, अल्टीमेटली करंट निकलेगी बैटरी से। तो डिपेंड ये करता है कि बैटरी को वो कैसा दिख रहा है। बैटरी को ये पूरा सर्किट दोस्तों ये ऐसा नहीं दिखता कि दो रेजिस्टेंस है, बैटरी को ये सर्किट ऐसा दिखता है कि ये कुछ आर इक्विवेलेंट है। ओके, अब वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये बैटरी कैसे एनालिसिस करती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन फाइनली अभी आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बैटरी को ये तामझाम या झंझट नहीं दिखता है, बैटरी को सीधे सीधे एक रेजिस्टेंस दिखता है, और उस रेजिस्टेंस का भाग लगने पर, यानी कि आई किस हिसाब से देगी बैटरी, खुद में आर इक्विवेलेंट का डिवीजन करके जितना भी करंट आ रहा होगा उतना छोड़ देती है। ये लो भैया ले जाओ इतना सा करंट, बैटरी कहती है कितना करंट चाहिए, तुम दोनों मिलके डिसाइड कर लो, मुझे तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट बता दो। आर इक्विवेलेंट बता दिया, ठीक है, मान लीजिए आर इक्विवेलेंट आ रहा है 2, बैटरी का वोल्टेज है 10, तो 5 की करंट बाहर आ जाएगी। अब वो 5 की करंट को R1 R2 कैसे डिवाइड करेंगे अपने आप में, ये डिपेंड करेगा कि उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि बैटरी को ये पूरा सर्किट आर इक्विवेलेंट की फॉर्म में दिखता है। अब आप देखिए ओम्स लॉ किस तरीके से कैसे लग रहा है, यहां पर V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लग रहा है। ठीक है, अगर हम सोचें कि V इक्वल टू आई आर है, किसी भी तरीके से लगा ले, तो V इक्वल टू I1 R1 ऐसा हो जाए तो भी गलत है। V इक्वल टू I2 R2 हो जाए तो भी गलत है। V इक्वल टू I1 R2 हो जाए तो भी गलत है। V इक्वल टू I2 R1 हो जाए तो भी गलत है। V1 इक्वल टू I2 R2 हो जाए तो भी गलत है। V2 इक्वल टू I1 R1 हो जाए तो भी गलत है। लेकिन अगर V1 इक्वल टू I1 R1 हो जाए तो सही है, V2 इक्वल टू I2 R2 हो जाए तो भी सही है, और V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट हो जाए तो भी सही है। केवल ये 3 कंडीशन सही है, बाकी सब गलत है। तो ओम्स लॉ इज वेरी स्पेसिफिक, जिस रेजिस्टेंस में करंट जा रही है उसी के अक्रॉस वोल्टेज का प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए। V इक्वल टू IR इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको काम में आएंगी पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सब कुछ निकालने के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वाला। तो आशा करते हैं कि अब आपका धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया होगा। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को छोटा रखें, कॉम्प्रिहेंसिव रखें, समझने लायक रखें और व्यवहारिक रखें, ताकि फिजिक्स आपके दिल में उतरे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।
नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।